चोरी किसी भी चीज़ की हो, वोट की हो या किसी और हक की हो, चोरी गलत है। और जब चोरी होगी तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास होना लाजमी। साजिश या उस चुनाव में वोट की चोरी करने का एक पूरा जो है योजनाबद्ध जो है व्यवस्था की गई है, इसलिए सब लोग चिंता में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके उन 65 लाख जो है मतदाताओं की सूची मांगी है। वो सूची उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया था, आज तक उनको अपलोड कर दी थी। वो सूची सामने आ जाएगी, उसका कारण भी सामने आ जाएगा। जो सरकार है वो दलित विरोधी है। जो सरकार आज व्यवस्था में वो दलित ही नहीं, वो हक वंचित कमजोर हर समाज के विरोधी है। और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि पूंजीपतियों को फायदा देना है और गरीबों की जिंदगी, गरीबों की जमीन लूट कर जो है सरकार को, उन अमीरों को सौंपनी है। ये सबको दिख रहा है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान, अभी ये पूरी बेल्ट में पानी आता है, किसानों की फसलें बह गई, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग मांग उठा रहे हैं। स्कूल बंद किए गए तो उस पर मर्जीकरण के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, तब जाके वो स्कूल रुके हैं। शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, रोजगार का अधिकार छीन रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, लोगों की जान छीनी जा रही है। सरकार में बहन बेटियां सेफ नहीं, रेप हत्या हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बिहार में वोट चोरी को लेकर जितना संग्राम हुआ है शायद ही किसी और स्टेट में हुआ होगा। लगभग 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 65 लाख वोट चोरी का जो मामला आया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की एनडीए की टीम 40 में से जो 30 सीट पाई थी, इन्हीं वोटरों की वजह से पाई थी। ज़रा सोचिए कि 1.5 साल पहले यही वोटर जो उनको यहाँ तक पहुँचाए, आज उन्हीं वोटरों का हक जो है इस सरकार ने छीन लिया है। हम मान सकते हैं कि 2, 4, 10 हज़ार हो सकते हैं, 20 हज़ार हो सकते हैं, लेकिन 65 लाख कैसे संभव है कि उनके साथ इस तरह से अन्याय हो गया? ज़रा सोचिए। और कई ऐसे मामले देखने को मिले, जैसे किसी की उम्र 30 वर्ष की है तो उसे ये बताकर कि वह 120 वर्ष का है और उसे ये कहकर उसका वोट काट दिया गया। किसी को तो जीवित रहते हुए मृतक घोषित कर दिया गया। और इसी पर इंडिया गठबंधन सहित तमाम विपक्ष के जो भी नेता हैं पूरी तरह से एनडीए और बीजेपी सरकार पर हावी हो गए। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली बार जमकर हमला बोला है। ख़ास तौर से जो इस सरकार में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये सरकार दलितों के विरुद्ध, गरीबों के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध जो भी सामने मामले आ रहे हैं, और इसके बावजूद भी अभी इनका जो वर्चस्व कायम है, उस चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जब बुलंदशहर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जमकर वोट चोरी के खिलाफ बोला। जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वोट चोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो क्या कहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने, ज़रा आप भी सुनिए। सर, आप आज बुलंदशहर आए सांसद, किस तरह का प्रोग्राम रखा है? देखिए, बुलंदशहर में, हालांकि बुलंदशहर से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार जो चुनाव लड़ी विधानसभा का उपचुनाव, वो बुलंदशहर में लड़ी, शहर का चुनाव, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी को प्रदेश में 3रे नंबर की पार्टी का तमगा मिला। 13,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज। और आज मेरे छोटे भाई हैं यहाँ रोशिंदर, जिनकी पत्नी यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, उनके पिताजी श्रीपाल सिंह जी कुछ दिन पहले वो जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उससे निराश होकर उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। आज उनके परिवार से दुख बांटने के लिए आया हूँ और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जिस वजह से उनके पिताजी की जान गई, उस मामले को हम लोग जो है गंभीरता से उसमें संज्ञान लेंगे और उसमें उनके परिवार की मदद कराने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी किसी भी चीज़ की हो, वोट की हो या किसी और हक की हो, चोरी गलत है। और जब चोरी होगी तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास होना लाजमी। जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को निकाला गया है,
एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो सवाल ये बनता है कि अभी 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 65 लाख मतदाता तब वहीं थे। इन्हीं मतदाताओं ने 40 में से 30 सीट एनडीए को देने का काम किया। जिन मतदाताओं के जरिए एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती, आज विधानसभा चुनाव के समय उनमें से 65 लाख मतदाता कम करके ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक साजिश या उस चुनाव में वोट की चोरी करने का एक पूरा जो है योजनाबद्ध जो है व्यवस्था की गई है। इसलिए सब लोग चिंता में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके उन 65 लाख जो है मतदाताओं की सूची मांगी है। वो सूची उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया था, आज तक उनको अपलोड कर दी थी। वो सूची सामने आ जाएगी, उसका कारण भी सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं जिसका अधिकार बैठता है वोट का उसको मिले, और जो अवैध वोट है वो हटाए जाएं, लेकिन अवैध के नाम पे जिनका अधिकार है उनका अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि मत इस देश में सबसे शक्तिशाली है। यूपी में जाति के आधार पर जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर दलितों के साथ। क्या वजह है? वजह आप जानते नहीं हो कि जो सरकार है वो दलित विरोधी है। जो सरकार आज व्यवस्था में, वो दलित ही नहीं, वो हक वंचित कमजोर हर समाज के विरोधी है, और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि पूंजीपतियों को फायदा देना है और गरीबों की जिंदगी, गरीबों की जमीन लूट कर जो है सरकार को, उन अमीरों को सौंपनी है। ये सबको दिख रहा है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान, अभी ये पूरी बेल्ट में पानी आता है, किसानों की फसलें बह गई, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग मांग उठा रहे हैं। स्कूल बंद किए गए तो उस पर मर्जीकरण के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, तब जाके वो स्कूल रुके हैं। शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, रोजगार का अधिकार छीन रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, लोगों की जान छीनी जा रही है सरकार में। बहन बेटियां सेफ नहीं, रेप हत्या हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और निकम्मी सरकार फिर भी बड़े बड़े दावे करती है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। संसद में 3 विधेयक वो जो पास हो रहा है, कानून पास हो रहा है, क्या है वो? नहीं, अभी आए हैं, पास करवाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अभी तो उसका जवाब, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा खतरा नीतीश जी को और नायडू जी के ऊपर ही मंडरा रहा है, और हो सकता है खतरे की आंच उत्तर प्रदेश तक भी आ जाए। तो सुना दोस्तों किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वोट और हक की चोरी को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये जो सरकार है दलित विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी है, और जब भी हक अधिकारों की बात आती है तो ये सरकार गूंगी बहरी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये माहौल है। ज़रा सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर सबसे बड़ी ताकत लोगों को दिया तो उसका मत, उसका वोट दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा वोट है, तुम अपने वोट से खुद का राजा बना सकते हो। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार नेताओं को बनाने में कहीं ना कहीं हम अपने पैर में कुल्हाड़ी ही मारते हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि जो ये वोट का अधिकार है, जो मैंने ये तुम्हें ताकत दी है, ये किसी की दया भीख नहीं है। इसको दिलाने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, खून पसीना एक कर दिया, तब जाकर तुम्हें ये वोट का अधिकार मिला है। लेकिन वोट की कीमत इन नेताओं को पता होती है, ये पब्लिक नहीं समझ पाती है। आप ज़रा सोचिए कि आपको ये अधिकार यदि न मिले तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब है तो आप उसकी कीमत नहीं समझते हैं। बहुत लोग तो सोचते हैं कि वोट क्या करना है, एक बटन दबाना है फिर उसके बाद चले आना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वोट की कितनी कीमत है। ये तो उन नेताओं को पता है जो एक वोट से जीतते हैं और एक वोट से हार भी जाते हैं। और यही कारण है कि भाजपा पूरी तरह से अब चौकन्ना हो चुकी है। और जिस तरह से बिहार में वोट चोरी का जो मामला खुलकर सामने आया है, इससे साफ लगता है कि बीजेपी किस तरह से जीतती थी। आखिर लोग परेशान हैं, सभी लोग यही सोचते हैं, किसान परेशान है, किसान वोट नहीं दे रहा है, महिलाओं के ऊपर जुर्म हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं भी नाराज़ हैं, महिलाएं भी वोट नहीं देती हैं। जो बेरोज़गार युवा हैं, आपने देखा किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों छात्र एसएससी के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर उनमें जो नाराज़गी थी वो साफ जाहिर कर रही थी कि वह सरकार से कितने नाखुश हैं। तो फिर वह कैसे चाहेंगे कि भाजपा सरकार फिर दोबारा आए, ताकि उसी तरह से और बेरोजगारी का सामना करना पड़े। तो छात्र वोट देते नहीं हैं, किसान वोट देते नहीं हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाएं भी नाराज़ हैं, वो भी वोट नहीं देती हैं, दलित वोट देता नहीं है, मुसलमान वोट देते नहीं हैं। तो फिर
भाजपा सरकार कैसे बना लेती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब जो है सामने नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोट का घोटाला है, इसी फार्मूले से हर बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मैं आपको बता दूं कि 240 ही सीट प्राप्त कर पाई थी बीजेपी, जबकि उन लोगों का अनुमान था कि हम 400 से पार जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पूर्ण बहुमत के लिए भी सीट प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये तो नीतीश चाचा जी की मेहरबानी है, जिन्होंने अपना सपोर्ट है इनको दिया, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो उसे समझ में आ रहा है कि काश हम अच्छा कर्तव्य किए होते तो शायद ये मुंह देखना नहीं पड़ता। अगर हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए होते, अगर हम 400 पार होते, तो शायद इस तरह से विपक्ष द्वारा ये इल्ज़ाम जो है लगातार सुनने को जो मिल रहे हैं, आपको हैरानी होगी कि जब सदन में मोदी और शाह जैसे ही एंट्री मारे, तब तक वहाँ पर विपक्ष खड़ा होकर हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी में सभी लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। और जिस तरह से वहाँ माहौल बना, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया कि आज हम कुछ हैं तो सिर्फ चोरी पर ही हैं, वरना देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ज़रा आप भी उस संसद का माहौल देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी व शाह पर वहाँ पर जितने भी विपक्ष नेता थे, किस तरह से खड़े होकर ज़ोर से हंगामा शुरू किया। पहले आप वो वीडियो देखिए। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन
पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, यह हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले रहना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन भी करना चाहिए, ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा किस तरह से यहाँ पर संसद के अंदर माहौल था, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर नारेबाजी हुई और कैसे वहाँ पर जो ओम बिरला थे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन विपक्ष सामने हार नहीं मान रहा था, आवाज़ उसकी बंद नहीं हो रही थी और जो गूंज थी लगातार बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि संसद में किस प्रकार का माहौल था। मैं आपको बता दूं कि आज हर रोज़ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, दलितों के साथ शोषण, महिलाओं पर अत्याचार और हर रोज़ जिस तरह से रेप हो रहे हैं ख़ास तौर से, तो देखा जाए तो ये प्रशासन व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है। भाजपा सरकार में लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सोच रही हैं कि मैं कैसे निकलूं, क्योंकि ज़रा सोचिए अभी जो ये घटना हुई है, हरियाणा में भी भाजपा सरकार थी। हरियाणा राज्य के ज़िला भिवानी में एक लड़की जो स्कूल के लिए जाती है, ज़रा सोचिए अगर कहीं घूमने फिरने गई होती तो बात अलग होती। स्कूल के लिए निकलती है और वहाँ पर किस तरह से उसके साथ हुआ आपने देखा। उस मनीषा के साथ कितनी बड़ी दरिंदगी हुई, किस तरह से उन दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद हत्या किया और हत्या करने के बाद किस तरह से खेतों में फेंक दिया था। लगातार वहाँ पर प्रदर्शन किए गए, एक के बाद एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, लगभग 3 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पहला ऐसा केस था
जिसका 3 बार पोस्टमार्टम हुआ। पहला पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में, दूसरा रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में और तीसरा जो है एम्स में हुआ। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये साजिश थी। अभी भी जो रिपोर्ट है सही रूप से नहीं मिली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आम पब्लिक है उसके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। आज हर एक लोगों को पता है कि थाने में जाइए और यदि आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस तो पहले एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती है। उसके बाद यदि कर भी लेती है तो कहीं से पैसे पा जाती है, तो उसके बाद मामले को वहीं पर ख़त्म कर देती है। तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमें न्याय मिलेगा? तो ऐसा माहौल है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इस समय भारत में माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ जिस तरह से रोज़ घटनाएं हो रही हैं, हर जगह से कहीं ना कहीं सरकार जो है फेल होती नज़र आ रही है। और इसी पर भी माननीय चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सारी बातें बताई। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक ब्यौरा मांगा था, लेकिन आज 23 अगस्त हो गया है। अभी कुछ साफ सूचना नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी हम बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो माहौल काफ़ी राजनीति में गर्म है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।